हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स वीडियो सीरीज के इस थर्ड एपिसोड में मैं राजीव शर्मा रेट लॉ डिस्कस कर रहा हूं। उसके फीचर्स डिस्कस कर रहा हूं। रेट लॉ क्या होता है और उसमें क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिस्कस कर रहा हूं और उसके फीचर्स डिस्कस कर रहा हूं। लास्ट में एक न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा कि किस तरह से हम रेट लॉ एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हैं ऑन द गिवन डेटा और उसके हिसाब से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं और यूनिट्स फॉर रेट कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने यहां तक देखा था कि यदि हमें रेट कांस्टेंट के यूनिट्स दिए हों तो उससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन जो हो जाएगी दैट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है कि उसमें बेसिकली हम देखेंगे कि स्लो रेट डिटरमिनिंग रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के पार्टिसिपेट कर रहे होंगे वो हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन बनेगा। और वो जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो स्लो रेट डिटरमिनिंग इक्वेशन होनी चाहिए। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और वो फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट बन रहा है। तो अब यदि हमारे को इसका मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, ये जो रिएक्शन है ये सिंगल स्टेप में अकर नहीं कर रहा है, ये रिएक्शन दो स्टेप्स में अकर कर रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल फ्लोरीन के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब हो ये रहा है कि फ्लोरीन पे बॉन्ड फिशन हो रही है, फ्लोरीन मॉलिक्यूल पे बॉन्ड फिशन हो रही है और उसके बाद एक फ्लोरीन एटम जो है वो इंटरमीडिएट की तरह फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि फ्लोरीन एटम जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट बन रहा है। अब यदि हम फर्स्ट स्टेप देखें तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि जो एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और फ्लोरीन के एक एक मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम जो रेट लॉ एक्सप्रेशन कह रहे हैं उसमें हम कह रहे हैं कि R इज इक्वल टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ F2। अब यहां पे स्लो रिएक्शन में क्योंकि दो कंसेंट्रेशन पार्टिसिपेट कर रही थी इसलिए हम इसकी रेट लॉ एक्सप्रेशन इस तरह से बना रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट जो है फीचर्स देखते हैं कि रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट लॉ के क्या फीचर्स है। तो सबसे पहला फीचर है कि रेट लॉ जो है हम हमेशा प्रैक्टिकली डिटरमाइन कर सकते हैं। थ्योरेटिकली कोई मेथड नहीं है रेट लॉ डिटरमाइन करने का, हमेशा हम प्रैक्टिकल डेटा के ऊपर बेसिकली रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालते हैं। और जो मैं लास्ट में न्यूमेरिकल करूंगा वो इसी को बेसिकली एलैबोरेट करके बताऊंगा कि किस तरह से डेटा से हम रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालते हैं। सेकेंड है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन कभी भी स्टोइक्योमेट्रिक कांस्टेंट्स पे डिपेंड नहीं करती। अब स्टोइक्योमेट्रिक कांस्टेंट्स का मतलब ये हो जाएगा कि जैसे मैंने इक्वेशन ली है यहाँ पे कि एक मोल NO2 का कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब यदि हमें इसमें रेट लॉ एक्सप्रेशन दी हुई है कि R इज इक्वल टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 रेज टू पावर 2, तो हम ये अब क्या होगा कि जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया कि जो स्लोअर रिएक्शन होता है उसमें वो जितनी भी कंसेंट्रेशन है वो पार्टिसिपेट करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम स्टेप 1 बना रहे हैं इसका मैकेनिज्म, तो इसमें क्या है कि दो मॉलिक्यूल्स NO2 के रिएक्ट कर रहे हैं और दो मॉलिक्यूल्स NO2 के रिएक्ट कर रहे हैं तो एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन रहा है और एक मॉलिक्यूल जो है नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बन रहा है। अब नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड जो है इसमें इंटरमीडिएट की तरह एक्ट कर रहा है और वो नेक्स्ट स्टेप में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और बेसिकली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यदि हम टोटल रिएक्शन ऐड करें तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो जाएगा, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड एलिमिनेट हो जाएगी और हमारे पास जो फाइनल रिएक्शन आएगा वो जो हमें इनिशियली रिएक्शन गिवन था वही सेम आएगा। तो इसमें जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की सिर्फ हमें जो उसमें मेन रिएक्शन में एक मोल दे रखा था, पर प्रैक्टिकली जो है दो मॉलिक्यूल्स रिएक्शन को इनिशिएट करने में काम आ रहे हैं। कि इनिशियली क्या हो रहा है, दो मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन के आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बन रहा है जो बेसिकली इंटरमीडिएट की तरह एक्ट कर रहा है और वो रिएक्शन को इनिशिएट कर रहा है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जितने हमें स्टोइक्योमेट्रिक कांस्टेंट दियो रेट लॉ एक्सप्रेशन में भी एग्जैक्टली उतने ही मॉलिक्यूल्स आएंगे, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं। तो इसीलिए रेट लॉ एक्सप्रेशन में बार बार एम्फसाइज कर रहा हूं कि हम वो हमेशा प्रैक्टिकल डेटा पे फाइंड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को यदि अंडरस्टैंड करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा एक
बेसिकली जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है उसकी जो मोलर कंसेंट्रेशंस की एक्सपोनेंशियल पावर्स है, उसको जब हम एल्जेब्रिक सम करेंगे और जो भी हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो हो जाएगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपिक्ट करेगी। अब जैसे हम एग्जांपल देखें, जो मैंने फर्स्ट रिएक्शन कंसीडर किया था जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और फ्लोरीन रिएक्ट कर रहे थे, उसकी रेट लॉ एक्सप्रेशन जो थी, इट वाज R इज इक्वल टू K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रेज टू पावर 1 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल रेज टू पावर 1। तो दोनों के एक एक मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे थे, तो इसीलिए यहां पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा वो बेसिकली 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 + 1 2 हो जाएगा। वैसे जो हमने सेकेंड रिएक्शन मैंने आपके साथ डिस्कस किया, उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स स्लो रेट डिटरमिनिंग रिएक्शन में यूज हो रहे हैं, तो इसी के लिए क्या है कि वहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो जाएगा। तो जो एक्सपोनेंशियल पावर्स जो मोलर कंसेंट्रेशन की रेट लॉ एक्सप्रेशन में है, उसको जब हम ऐड करके एल्जेब्रिक सम निकालते हैं एक्सपोनेंशियल पावर्स का, तो वो बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता है। तो इस तरह से हम रेट लॉ एक्सप्रेशन के बेसिस पे ही ऑर्डर निकालते हैं। तो अब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के फीचर्स देखें क्या क्या है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के जो फीचर्स आ जाएंगे, वो सबसे पहले हो जाएगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा हम रेट लॉ एक्सप्रेशन पे ही निकाल सकते हैं और कोई मेथड नहीं है उसको निकालने का। सेकंड है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और इवन फ्रैक्शनल भी हो सकता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की कोई भी वैल्यू हो सकती है, पर वो न्यूमेरिकल वैल्यू जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव या फ्रैक्शनल कहीं भी आ सकती है। थर्डली जो हो जाएगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो बेसिकली एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स का यहां मतलब ये हो जाएगा कि यदि हम सेम रिएक्शन में कंसंट्रेशंस वेरी कर रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वेरी कर जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफरेंट आएगा। यदि हम प्रेशर या वॉल्यूम की टर्म्स को वेरी कर रहे हैं, तो भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज कर सकता है। इवन हम कंसंट्रेशन वेरी कर रहे हैं तो भी होगा, टेम्परेचर वेरी कर रहे हैं तो भी होगा, क्योंकि रिएक्शन का रेट डिफर करेगा, तो उसके हिसाब से बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी वेरी कर जाएगा। और जो लास्ट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसमें यदि हमारे रेट डिटर्मिनिंग रिएक्शन में एक से ज्यादा कंसंट्रेशन इन्वॉल्व हो रही हैं और उसमें जो कंसंट्रेशन है एक बहुत एक्सेस में हमने ली हुई है, तो हम उस एक्सेस वाली कंसंट्रेशन को कंसीडर नहीं करते। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अब मैं इथाइल एसीटेट को बेसिकली एसिडिक वाटर के साथ हाइड्रोलाइज कर रहा हूं, तो एसिटिक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल बन रहा है। अब इसमें यदि एक्चुअली रिएक्शन 1:1 है, मींस 1 मोल मुझे इथाइल एसीटेट का चाहिए और 1 मोल मुझे वाटर का चाहिए, तो मैं हाइड्रोलिसिस कैरी आउट कर सकता हूं। पर यदि मुझे इथाइल एसीटेट को कंप्लीटली हाइड्रोलाइज करना है, तो मुझे वाटर के मोल्स को बढ़ाना पड़ेगा ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करे। अब मैं यदि इसके 20 या 30 मोल्स वाटर के ले लेता हूं, तो प्रैक्टिकली तो 1 मोल ही कंज्यूम होगा, बाकी के जो मोल्स हैं वो तो वैसे ही रह जाएंगे। तो क्योंकि वाटर की कंसेंट्रेशन इसमें बहुत ज्यादा है, तो हम वाटर को एलिमिनेट आउट कर देंगे कि वाटर की कंसेंट्रेशन हम रेट लॉ एक्सप्रेशन में लेंगे ही नहीं, क्योंकि उसमें कोई बहुत सब्सटैंशियल चेंज नहीं आ रहा कंसेंट्रेशन में। तो इसी के लिए इसको हम कहेंगे सूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो सूडो ऑर्डर रिएक्शंस वही हो जाएंगे जिसमें हम कंसेंट्रेशन या उससे ज्यादा कंसेंट्रेशन एलिमिनेट आउट कर रहे हैं। और ये जो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है, ये क्लासिकल एग्जांपल है ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो नेक्स्ट आगे हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि किस तरह से हम रेट लॉ एक्सप्रेशन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से यदि हमें डेटा गिवन हो, तो डेटा के हिसाब से हम रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो हमारे को क्वेश्चन है कि जिसमें हाइपोथेटिकल रिएक्शन है A + B इज गिविंग C + D, और इस रिएक्शन में हमें क्या कहा हुआ है कि जब हम A की कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं, तो हमारा रिएक्शन का जो रेट है वो 4 टाइम्स हो जा रहा है। और सेकेंड केस हमें दिया हुआ है कि जब हम B की कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल ही हो रहा है। तो हमने इसमें फाइंड आउट करना है, रेट लॉ एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं, और यूनिट्स फॉर रेट कांस्टेंट है, हमने 3 चीजें फाइंड आउट करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एक हाइपोथेटिकल रेट लॉ बना लेंगे। तो हाइपोथेटिकल रेट लॉ इस तरह से हो जाएगा। तो इस हाइपोथेटिकल इक्वेशन में मैं ये प्रिज्यूम कर रहा हूं कि x मॉलिक्यूल्स A के स्लो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और y मॉलिक्यूल्स B के स्लो रेट डिटरमिनिंग रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अब इसके हिसाब से हम केस 1 और केस 2 के डेटा ले लेते हैं।
तो ये एक न्यू हमारे पास हाइपोथेटिकल रेट लॉ आ गया कि r डैश इज इक्वल टू k इंटू ए डैश रेज टू पावर x इंटू बी डैश रेज टू पावर y, और यहाँ k रेट कांस्टेंट भी बेसिकली चेंज कर जाएगा क्योंकि कंसंट्रेशन हमने चेंज कर दी। तो अब इसके हिसाब से क्या होगा कि हम इसका दोनों हाइपोथेटिकल जो रेट लॉज है उसका रेशियो ले, तो ऐसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमने जो a डैश और b डैश की वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी। अब हम जो एलिमिनेट आउट कर दें वैल्यूज जो कॉमन है, तो हमारे पास बाद में जो लास्ट वैल्यू आ जाएगी वो ऐसे आ जाएगी। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी और हम कहेंगे कि दो मॉलिक्यूल्स A के स्लो रेट डिटरमिनिंग रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वैसे ही अब हम सेकेंड केस के लिए फाइंड आउट करते हैं। तो सिमिलरली हम इसमें वैल्यूज एलिमिनेट आउट कर दें, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो होगी। तो अब हम देखें कि A के दो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और B के एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो क्योंकि टोटल जो कंसंट्रेशंस पार्टिसिपेट कर रही है वो 3 कंसंट्रेशंस पार्टिसिपेट कर रही है, इसी के लिए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। और रेट कांस्टेंट के लिए हम यूनिट्स निकालें, और ये वही यूनिट हैं जो हमने पहले डिराइव किए थे। तो इस तरह से हम रेट लॉ एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं ऑन द गिवन डेटा। उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं और साथ में हम बेसिकली रेट कांस्टेंट की यूनिट्स निकाल सकते हैं। कहीं आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम तो नहीं विजिट कर रहे? यदि फर्स्ट टाइम विजिट करें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते हुए ध्यान रखना आपने नोटिफिकेशंस में ऑल नोटिफिकेशंस टिक करना है। आप नोट्स, एमसीक्यू टेस्ट, मॉक टेस्ट या असाइनमेंट्स तो नहीं ढूंढ रहे हैं? यदि असाइनमेंट्स ढूंढ रहे हैं तो ये जो इस समय यहाँ पे लिंक डिस्प्ले हो रहा है, इस लिंक को क्लिक करें और आप वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स, असाइनमेंट और सब कुछ मिलेंगे। आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।